हेलो गाइस, वेलकम मच चैनल। गाइस यहाँ पर आईसीआर की प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, तो इसमें सोशल साइंस हम करा रहे थे। तो गाइस देखिए, क्लास 10 की अभी जो पॉलिटिकल साइंस है यानी कि राजनीतिक शास्त्र, जिसे आप सिविक्स भी कह सकते हैं, तो सिविक्स की यहाँ पर हम यहाँ पे क्लास लेने वाले हैं। तो अभी देखिए, इसमें 5-6 चैप्टर के एमसीक्यूज हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे इसमें। तो अभी इसको ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले यहाँ पे बता दूँ कि प्रैक्टिस सेट हमने डाल दिया है नंबर 3 का, वो जाकर देख लीजिए। सारे प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, फिर अपना स्कोर देखेगा, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी करते हैं। तो चलिए देखें। तो सबसे पहला प्रश्न कहा गया यहाँ पर, सबसे पहला अगर चैप्टर देख लेते हैं तो यह है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ही सिलेबस आपको बेसिकली इसमें दिया हुआ है 10th लेवल तक। तो कहा गया कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं कर सकते, यह कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा इस चीज़ को कहा गया था। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। अब अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहा गया कि सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो नारीवाद आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह किस देश में हुई थी? तो वह हुआ था अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में पहले नारीवाद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है? अब जो भारतीय राजनीति है इसमें बेसिकली जो जाति है इसका कौन सा स्वरूप दिखाई देता है? तो इसमें देखिए, एक तो आपका होता है कि सरकार के गठन में जातियों को प्रतिनिधित्व देने, जातिगत भावनाओं को भड़का कर वोट पाने की कोशिश, और उम्मीदवारों को चुनाव जातियों के संख्या के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करंट में भी देखने को मिल जाती हैं कि जहाँ भी जात ज़्यादा होती उसको उसका वोट जो है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सभी लगे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। जातियों के आधार पर जो रूप दिखाई देते हैं इस समय पॉलिटिकल साइंस में। प्रश्न संख्या अगला देखिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि नारीवाद वह है, पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है। बेसिकली नारीवाद होता है क्या? अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो नारीवाद को कहा जा सकता है कि पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में, ठीक है, तो पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में जो विश्वास रखता है उसी को हम नारीवाद पुरुष या फिर स्त्री कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो गाइस यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो ये तो सभी जानते हैं कि भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में, पहले पे चाइना है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत ही है। प्रश्न संख्या अगला कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग हैं? ठीक है, तो भारतीय लोकतंत्र में जो अंग हैं वो टोटल 3 अंग होते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहता है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को यहाँ पर जो है सामना करना पड़ता है? फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। तो निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? तो इसमें देखिएगा, एक तो आपका पहला हो गया इनमें से कि मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती, और मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, और मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती। यानी कि जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं उनमें से एक उनको आधार बनाना और उनको विस्तार करना, लोगों तक पहुंचाना, और उनकी जो शक्तियां हैं उसको सशक्त बनाना, यानी उनकी कोई शक्तियों का हनन ना कर सके या फिर कोई भी उनको कुछ ना कर सके। तो उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ें सामने करना पड़ती हैं। ये हो जाएगा इनमें से सभी, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? ठीक है, किस देश के माओवादी नेता है, क्योंकि इसमें आपको वर्ल्ड पॉलिटिकल भी ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा नेपाल का, और नेपाल अपना जो है पड़ोसी देश है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि लोकतंत्र जनता का दौरा, जनता के लिए शासन है, या कथन किसका है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए, ये आपको एनसीईआरटी के पहले ही मिल जाएगा लेसन में। तो कहता है कि यह किसके द्वारा है? अब्राहम लिंकन के द्वारा। ठीक है, अब्राहम लिंकन के द्वारा यह कथन कहा गया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है बेसिकली। और अब्राहम लिंकन जो अभी हमने बताया था कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे। ठीक है, तो इसका कमेंट में आप जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू को 15 वर्ष की नज़र में रखा गया था? यानी कि 15 वर्षों के लिए इनको नज़रबंद कर दिया गया था। तो किस देश के हैं? ये हो जाएंगे यहाँ के म्यांमार के। ठीक है, म्यांमार के हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो पुराना प्रश्न है। चलिए अगला देख लेते हैं, ये भी पुराना है। अब यहाँ देखिए, ठीक है। तो कहता है कि जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है? अब देखिए, पुराना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपके एनसीईआरटी जो ना थोड़ा पुरानी बेस्ड रहती है, उसमें जल्दी डाटा अपडेट नहीं होता है क्योंकि एडिशन बहुत दिनों बाद नहीं आता है। ठीक, तो जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरा है? ठीक, तो वो हो जाएगा यहाँ बोलीविया। बोलीविया में है जो वो जल संकट बहुत बड़े पैमाने पर एक तरीके से लोकतांत्रिक चुनौती बन गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे।
अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो कहा गया है निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। ठीक, इनमें से कौन सा कारक जो है वो लोकतंत्र की चुनौती है। तो बेसिकली जो लोकतंत्र की चुनौती है सबसे ज़्यादा कारक है वो जातिवाद। ठीक है, देश से जातिवाद खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती रहती है किसी भी सरकार की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि निम्नलिखित में किस देश में समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, माओवादियों की चुनौतियों का जो सामना कर रहा है वह कौन सा देश हो जाएगा, वो हो जाएगा नेपाल। तो पता है कि 2006 में इसमें लोकतांत्रिक भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, 2006 में, इसको याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र को चुनौती नहीं है। अब कौन सा इसमें जो कारक है वो लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। सिंपल सी बात है, देश प्रेम जो है वो किसी भी तरीके से लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। एक आतंकवाद है, क्षेत्रवाद है, परिवारवाद है, ये सारे के सारे लोकतंत्र के लिए चुनौती के रूप में माने जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं। ठीक है, जो लोकतांत्रिक सुधार होते हैं वह मुख्यतः किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा राजनीतिक दल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करते हैं, जिसमें कहते हैं कि अगर हमको वोट देंगे आप तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी उनकी इंटरनल चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पर उनके द्वारा ही करी जाती हैं। तो लोकतांत्रिक में जो मुख्यतः सुधार किए जाते हैं वो राजनीतिक पार्टी के द्वारा ही किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो गाइस अगला जो चैप्टर है वो रहेगा यहाँ पे राजनीतिक दल। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो होती हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न कहता है कि भारत में जो दलीय प्रणाली है वह कैसी है। तो भारत में जो दलीय प्रणाली है वो बेसिकली कैसी है, वह हो जाएगी यहाँ पर आपकी बहुदलीय, यानी कि बहुदलीय प्रणाली भारत में है अपने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। तो बेसिकली जीके में प्रश्न पूछा जाता है, तो हो जाएगा 1885 में। किसके द्वारा? एवो हुम के द्वारा। ठीक है, एवो हुम के द्वारा इनको किया गया था इसका गठन। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में राष्ट्रीय दल 2020 के अनुसार कितने हैं। अब राष्ट्रीय दल की बात करें, यानी कि क्षेत्रीय दलों की नहीं, राष्ट्रीय, जो लोग पूरे भारत में चुनाव लड़ सकते हैं वो राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। और ये टोटल 2020 तक के आंकड़े के अनुसार टोटल 8 थे। ठीक है, टोटल 8 हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो ये व्यवस्था अपने यहाँ भी चलती है, यानी कि बहुत सारे दल जो हैं अपने में चुनाव में भाग लेते हैं, जैसा अभी चुनाव होने वाले भी है। तो बहुदलीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पे दो दलीय व्यवस्था किस देश में है। सिर्फ दो दल, यानी कि दो दलीय व्यवस्था जो है वो किस देश में है, तो वो हो जाएगी अमेरिका और ब्रिटेन में। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन में। देखिए अगर आप इसका राष्ट्रपति वगैरह चुनाव देखते हैं, मात्र दो ही दल वहाँ पे, दो ही पार्टियां सक्रिय दिखती हैं आपको, और उन्हीं में यहाँ पर आपस में चुन लिया जाता है कि कौन जीता कौन हारा। प्रश्न संख्या अगला है कि निम्न में से देश में एक दलीय शासन प्रणाली सिर्फ एक दल है। ठीक है, एक दलीय है, तो वह कहाँ पे है, वो तो चाइना में है। आप समझते ही हैं कि चाइना में किस तरीके की यहाँ पे रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। जीके में प्रश्न पूछा जाता है तो इसके लिए मैं करा रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 1980 में। ठीक है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी गई थी। और यहाँ पे बीएसपी की कब करी गई थी, ये भी याद रखेंगे, ये भी आपको राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये करी गई थी 1984 में। ठीक है, 1984 में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राजनीतिक दल का बेसिकली कार्य क्या होता है। अब राजनीतिक जो दल है ना, इसके बेसिकली कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, एक तो चुनाव लड़ना, दूसरा सरकार का गठन करना, तीसरा होता है विरोधी दल का गठन करना। तो ये इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ये राजनीतिक दल के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो बोला गया कि भारत में निम्न में से राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल अथवा जो क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है। आप देखिए यहाँ पे, अगर आप कोई पार्टी स्थापित करते हैं या पहले क्षेत्रीय लेवल पर ही आप उसको करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल की स्थापना के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है चुनाव आयोग के पास जाएंगे। चुनाव आयोग क्या तय करेगा कि आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय है, तो इसको मान्यता देंगे। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको जितने भी 6% वोट पाना होता है 2-3 राज्यों में, इसी तरीके का क्राइटेरिया होता है, तभी आपको यहाँ पर मिलती है राष्ट्रीय दल की मान्यता। और क्षेत्रीय दल में तो आप समझते हैं, आपको यहाँ पर अपने क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जो बहुजन समाज पार्टी है ना, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो वो हो जाएंगे यहाँ पर काशीराम। ठीक, काशीराम को बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ठीक है, वो मात्र एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारी राष्ट्रीय पार्टी के तहत आती हैं। लेकिन आपका जो समाजवादी पार्टी है ये एक क्षेत्रीय पार्टी, याद रखेंगे, एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि 2006 में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे, तो 2006 का है, तो हमने अभी भी 2020 का डाटा आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शन है। ठीक है, दिशा निर्देशक दर्शन है, ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये है। तो या ये मत समझिए कि पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है कि बीजेपी चर्चा में रहती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो यहाँ पे कहता है कि एक लोकतांत्रिक, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने का निम्नलिखित में से बेहतर तरीका कौन सा है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने का जो बेहतर तरीका रहता है वो होता है यहाँ की लोगों का सशक्तिकरण। ठीक है, लोगों का सशक्तिकरण करना ही यहाँ पर बेहतर तरीका होता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। ठीक है, भारत में जो राजनीतिक दल है ना उनको मान्यता कौन देता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या है, वो मान्यता देता है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि भारत में राजनीतिक दल यानी कि निम्नलिखित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो देखिए, एक तो आपका यहाँ पे नेतृत्व की चुनौती, और दूसरी यहाँ पर अंदरूनी लोकतंत्र की चुनौती, और विरोधी दलों में एकता का अभाव, और इनमें से सभी, यानी कि सारे के सारे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है। मान लीजिए आप एक पार्टी में हैं और आपने कहा कि हमें इस पार्टी में टिकट मिल नहीं रहा है तो हम दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या कहा जाए, इसको कहा था दल बदल। और दल बदल यहाँ पे जो कानून है वो किस में है, ठीक है, वो यहाँ पर आपकी अनुसूची है किस में है वो जरूर बताइएगा। ठीक है, वो कमेंट में हमको चाहिए, ठीक है, वो बताना आपको है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। अब जो राजनीतिक दल होते हैं बेसिकली उनका कार्य कौन सा नहीं होता है, एक तो जनमत का निर्माण करना ये उनका कार्य है, नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना कार्य है, चुनाव लड़ना भी उनका काम है, लेकिन जो दंगे फसाद करना है वो इनका काम नहीं है। फिलहाल वो बातें अलग हैं, आप लोग कहेंगे कि वो भी यहाँ लोग करते हैं कुछ पार्टियाँ, तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर राइट आंसर आपका इसी तरीके से होगा, यानी कि दंगे फसाद करना किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं होता है, बल्कि उनको रोकना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो ये जो अगला चैप्टर है आपका 10th की एनसीईआरटी हम करा रहे हैं, तो उसमें है लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, लोकतंत्र और विविधता, ठीक है, बढ़िया टॉपिक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे बोला गया कि अश्वत्थ शक्ति आंदोलन कब तक चला था। बेसिकली एक आंदोलन है जो बहुत ही फेमस है, अश्वत्थ शक्ति आंदोलन कब तक चला था ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1966 से लेकर के 1960 से लेकर के 1965 होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो ये प्रश्न कहता है कि अधिकतर जो सामाजिक विभाजन होता है वो किस आधार पे होता है। तो जो सामाजिक विभाजन होता है बेसिकली वो आपके जन्म पर होता है। ठीक है, आप किस कुल में पैदा हो रहे हैं, आप कहाँ पे पैदा हो रहे हैं, तो ये आपको डिसाइड कर देता है कि आप सामाजिक विभाजन में रहेंगे, यानी किसी अलग धर्म के हैं, अलग जाति के हैं, तो ये सामाजिक विभाजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको दिया है। तो इसमें कहा गया कि क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करते हैं। ठीक नहीं, तो बोला गया है क्या सामाजिक अंतर सामाजिक विभिन्न विभाजन को उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो ये आपका आंसर हाँ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि आज विश्व के अधिकतर देश कैसे हो गए थे। ठीक है, टोटल अगर आज की बात करते हैं तो विश्व के जो अधिकतर देश हैं वो आपके हो जाएंगे बहुसांस्कृतिक, यानी कि सिर्फ एक संस्कृति नहीं है, किसी भी अन्य देश की संस्कृति के लोग भी वहाँ पे जाके बस गए तो उनकी भी संस्कृति यहाँ पे शामिल हो गई। जैसे अपने यहाँ सिर्फ और सिर्फ वैदिक संस्कृति नहीं है, पुरानी नहीं है, तो यहाँ पे अपनी पश्चिमी सभ्यता भी यहाँ पर है, बहुत सारे है, तो कई विभिन्न तरीके की आपको यहाँ पे संस्कृति देखने मिलती है। भारत में यही चीज़ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं, तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, चलिए अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहते हैं कि समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास। अब 3 सूचियां होती हैं, एक समवर्ती सूची होती है, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बोला गया है कि लिखे अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है। ठीक है, समवर्ती सूची पे, समवर्ती सूची क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा राज्य और संघ, दोनों लोग इस पे यहाँ पर अधिकार बना सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और राज्य सूची पे मात्र राज्यों का अधिकार होता है, संघ सूची पे मात्र संघ का अधिकार होता है, लेकिन समवर्ती सूची पे यहाँ पर आपको दोनों लोग कानून बनाकर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगी, वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है। तो बेल्जियम में जो इस समय सरकार है वो कौन सी हो जाएगी, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संघात
संघात्मक, वहाँ पर संघात्मक सरकार है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं किस देश की सरकार एकात्मक है। फिर से यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न, किस देश की सरकार जो है एकात्मक है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे श्रीलंका। अब देखिए यहाँ पे गोटबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, इसी तरीके के लोग वहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री वगैरह। तो वहाँ पे क्या है, वो एक सरकार एकात्मक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा, अगले में कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख रखा गया है। तो भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल जो भाषाएं हैं वो इस समय 22 भाषाएं हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट अधिकार हैं वो किसके पास रहते हैं, ठीक है। अवशिष्ट अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास रहते हैं, याद रखेंगे। अवशिष्ट अधिकारों को रखने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पंचायती राज विषय है, ठीक है, जो पंचायती राज है बेसिकली, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे राज्य सूची का विषय है, ठीक है। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, इसको याद रखेंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर कहेंगे कि भैया पेपर का लेवल आपका ना बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब आप इतना ध्यान दीजिएगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें 10th लेवल तक ही पूछा है, सिर्फ मैट्रिक है, और उसमें बोला गया है कि इसमें सोशल साइंस वगैरह ये आपका, अब देखिए हर जगह आपके एनसीईआरटी चलती है, यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी चलती है, किसी भी आपका क्षेत्रीय बोर्ड उसमें भी एनसीईआरटी चलती है, किसी भी राज्य के आप लोग हों, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने की मिलती हैं। तो 10th लेवल में और मैं आपको क्या करा दूँ, आपको यहाँ पे 12th का करा दूँ या फिर ग्रेजुएशन का हाई लेवल का करा दूँ, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए करते रहिए, यहीं से आएगा पेपर, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में जो विषय है मेंशन वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा। शिक्षा जो है एक समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि राज्य और संघ दोनों इस पर कानून बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है। अब जो राज्य सूची में नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, तो गाइज वो हो जाएगा यहाँ पे सुरक्षा। सुरक्षा जो है बेसिकली वो राज्य सूची का नहीं, बल्कि ये जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बेसिकली ऐसे प्रश्न क्या होता है, आपका फाउंडेशन तैयार होता है, आपको रटा हम नहीं रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं इसका मतलब क्या है, आपका फाउंडेशन यहाँ पे तैयार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहता है यहाँ पे तानाशाह सरकार निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। अब तानाशाह सरकार का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूरा यहाँ पर जो है उसको देश को रूल किया जाए, ठीक है, उसको कहते हैं तानाशाह। जैसे जर्मनी का तानाशाह हुआ करता था हिटलर, ठीक है, जर्मनी का तानाशाह हिटलर हुआ करता, तो वो क्या करता था, सिर्फ अकेले दम पे सभी को यहाँ पर रूल करता था, शासन करता था। ये क्या होगा, किसी के प्रति नहीं, वह किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, ये चीज़ पूछा गया है। तो देखिए इनमें से कौन सी एक चीज़ जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, वो हो जाएगी यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा। अगला है देखिए यहाँ पे पहला तो है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यकों का शासन और कानून के समक्ष समानता। ये सारे क्या हैं, ये आपके हैं जो हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप हैं, बाकी व्यक्ति की गरिमा इसके अनुरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा एक लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है। अब देखिए लोकतंत्र में अगर संघर्ष है उसको हल करने का एक तरीका जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पर आप पहले देख लेते हैं, बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाना ठीक है, संसद का उपयोग करना ठीक है, न्याय करना है। तीनों के तीनों तो सही तरीका है, लेकिन गलत तरीका कौन सा होगा, ये होगा आपका सशक्त क्रांति, यानी कि कानून को आपको साइड में करते हुए सीधे आप ही पहुंच जाते हैं, आपको हथियार लेकर कि नहीं भैया आज ही हम फैसला कर देंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे गलत होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए जो सबसे अच्छी आपकी सरकार रहेगी वह कौन सी रहेगी, वो रहेगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है ये देखिएगा, लोकतंत्र जैसे अपने इंडिया है लोकतंत्र है, यहाँ पर आपको नहीं पसंद है तो आप सरकार अगले बार जो चुनाव हो गिरा सकते हैं, ठीक है, वरना अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे तानाशाही है, राजतंत्र है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो गरिमा मेंटेन रहती है, आपकी स्वतंत्रता मेंटेन रहती है, लोकतंत्र में ही पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है। अब जो लोकतांत्रिक सरकार है ना वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तानाशाह तो किसी के प्रति नहीं होते, वो लोगों के प्रति। अब लोकतांत्रिक का मतलब अभी तो हमने बताया था कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, वही तो होता है लोकतांत्रिक। तो ये तो है लोगों के प्रति यहाँ पर ये उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो
तो कहा गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से कौन सा विचार सही है। अब इनमें से बोला गया कौन सा विचार इनमें से सही है। तो देखिएगा, अब यहाँ पे पहला क्या होगा, आपके लोकतांत्रिक के बीच आर्थिक समानताएं असमानताएं समाप्त कर दी हैं, ये गलत है। फिर यहाँ पे भी गलत है, लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। ठीक है, लोगों के बीच के टकराव को समाप्त कर दिया किसने? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने, क्योंकि सभी को समान अधिकार दे दिया गया, हर एक चीज़ कर दी गई उसके लिए। तो 9 में देखिएगा, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती? अलोकतांत्रिक यानी कि जो लोकतंत्र के अलावा है वो क्या हो जाएगा? वो होता है पारदर्शिता। वहाँ पर आपको पारदर्शिता देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि कितना भी घटला गोपाला जो घोटाला वगैरह करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन लोकतांत्रिक में क्या है, वो अगर जनता के प्रति उत्तरदायी है तो उसको हर एक चीज़ का जवाब भी देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न की बात कर लीजिए, तो बोला गया है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक है? ठीक है, इनमें से कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा भारत। भारत में लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता है? ठीक है, लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया गया है? अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो हटाया गया है वो है आपका राजनीतिक असमानता। ठीक है, राजनीतिक असमानता जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक हट चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यहाँ पर 13 में कहता है कि निम्नांकित में कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? ठीक है, सरकार का जो सबसे लोकप्रिय रूप है वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र इसका राइट आंसर है। चलिए बिल्कुल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहता है कि लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने और अधिकार और साधन होता है, तो इससे क्या कहा जाता है? ठीक है, इससे क्या कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उसे कहते हैं पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहता है कि लोकतंत्र व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन ने बताते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में जो अध्ययन बताते हैं, इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में असमानताएं बनी रहनी चाहिए। ठीक, लोकतंत्र में जो है असमानताएं वो बनी रहनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने आपकी जो सिविक्स थी उसको ख़त्म कर लिया है। आपकी 10th की बेसिकली सिविक्स ख़त्म हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो और वीडियोज़ को जाकर देखिए, लोगों के पास शेयर कीजिए। फॉर्म अभी पढ़ते जा रहे हैं, आपके 20 तारीख तक फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है। अब पता नहीं परीक्षा होगी या नहीं होगी, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी जरूर जारी रखिएगा। अगर परीक्षा हो गई तो आप लोग घाटे में हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।